गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, कैसे हैं सभी आप? बढ़िया होंगे। मैं डॉक्टर अमर आपका एक बार और हार्दिक स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बेटा आज अपन लोग एक चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट, 12th का सबसे इम्पोर्टेंट, नीट का भी सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है आनुवंशिकी का आणविक आधार, उसको अपन लोग डिस्कस करेंगे। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस सीधा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लगभग हर बार नीट के अंदर 5 से 6 क्वेश्चन जो है वो आपके नीट के अंदर हर बार इसमें से आते हैं। ध्यान से देखना बेटा, 5 से 6 क्वेश्चन, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर नीट। ठीक है, देखिएगा बेटा इस चैप्टर के अंदर क्या है। बेसिकली अपन इस चैप्टर के अंदर डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, प्रतिलिपिकरण या रेप्लिकेशन क्या है, अनुलेखन क्या है, ट्रांसक्रिप्शन अनुलेखन क्या है, ट्रांसलेशन अनुवादन क्या है, लैक ऑपेरोन क्या है, किस तरीके से जीन की क्रियाओं का नियंत्रण होता है, इन सब के बारे में इसको अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले वही बात मैं अगेन बार बार कह रहा हूँ, अपन जो भी अपना ये लेक्चर चल रहा होगा, लेक्चर चलेंगे वो टोटली एनसीईआरटी बेस्ड चलेंगे। तो अपन जो एनसीईआरटी है उसके अकॉर्डिंग ही अपन बढ़ते हैं। तो बेटा देखना, एनसीईआरटी ने इस चैप्टर की शुरुआत के अंदर सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड को समझाया। किसको समझाया बेटा? न्यूक्लिक एसिड को। न्यूक्लिक एसिड क्या है या क्या नहीं है उसको अपन बात करेंगे। तो बेटा न्यूक्लिक एसिड होता क्या है? न्यूक्लिक एसिड एक वह बायोमोलिक्यूल्स है, वह जैव अणु है जो इनहेरिटेंस के लिए उत्तरदायी होता है। मतलब लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण जो होता है उसके लिए जो उत्तरदायी जैव अणु है, उसी जैव अणु को अपन लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक अम्ल बोलते हैं। क्या है मतलब ये किसमें, ये किसके लिए उत्तरदायी होता है? लक्षणों के ध्यान से देखिएगा बेटा, ये लक्षणों के एक पीढ़ी से, लक्षणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण, दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण के लिए उत्तरदायी जैव अणु जो है वही क्या है बेटा? वही है आपके न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल जो होता है बेसिकली बेटा, न्यूक्लिक अम्ल जो होता है वह 2 प्रकार के होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है बेटा आपके डीएनए, और दूसरा क्या होता है बेटा? आरएनए। एक तो होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। डीएनए की फुल फॉर्म क्या है बेटा? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या होती है बेटा? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो न्यूक्लिक अम्ल क्या है बेटा? न्यूक्लिक अम्ल वह जैव अणु है जो लक्षणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण के लिए जो है वह उत्तरदायी होता है। उसे ही अपन लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक अम्ल बोलते हैं। न्यूक्लिक अम्ल बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है बेटा डीएनए और दूसरा क्या होता है बेटा? आरएनए। डीएनए की फुल फॉर्म है बेटा डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए की फुल फॉर्म है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब देखते हैं बेटा जो डीएनए होता है वह डीएनए अधिकांश जीवों के अंदर आनुवंशिक पदार्थ के रूप में काम करता है। डीएनए जो होता है अधिकांश जीवों में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में काम करता है, जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करता है। कौन? डीएनए। तो आरएनए क्या करता है बेटा? आरएनए जो होता है, एनसीईआरटी ने कुछ पॉइंट्स दे रखे बहुत ही इंपॉर्टेंट। आरएनए जो होता है वह मेनली मैसेंजर के रूप में काम, मैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर ले लेता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना कि जो आरएनए जो होता है, आरएनए जो मेनली एनसीईआरटी ने कह रखा है, मेनली इट वर्क्स एज मैसेंजर। ये किसके रूप में काम करता है बेटा? मैसेंजर के रूप में काम करता है।
अब मैसेंजर का क्या मतलब है बेटा, अपन ने सेंट्रल डॉग्मा थोड़ा बहुत आप लोग जानते होंगे कि जो सेंट्रल डॉग्मा होता है वह क्या होता है कि सेंट्रल डॉग्मा के अंदर डीएनए से डीएनए बनता है, उसको बोलते हैं आगे अपन पढ़ेंगे डिटेल के अंदर, उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए बनता है, उसको बोलते हैं बेटा ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन बनता है, उसको बोलते हैं बेटा ट्रांसलेशन। ठीक है, तो ये देखो कि बेसिकली अगर अपन को इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करनी है डीएनए से प्रोटीन, अगर अपन को इंफॉर्मेशन जो है वो मुझे डीएनए से प्रोटीन ट्रांसफर करनी है तो मुझे किसकी हेल्प लेनी पड़ रही है, आरएनए की। मतलब आरएनए वह अणु है जो डीएनए में उपस्थित सूचनाओं को प्रोटीन में स्थानांतरित करता है। इसलिए यहां पर एनसीईआरटी ने लिख रखा है कि ये क्या है बेटा, मेनली किसके रूप में काम करता है बेटा, मेनली यह मैसेंजर आरएनए के रूप में काम करता है। ठीक है, हालांकि यह जो है वह एडेप्टर के रूप में, यह किसके रूप में, एडेप्टर के रूप में, आगे अपन पढ़ेंगे। टीआरएनए जो होता है वह एडेप्टर के रूप में काम करता है। क्या होता है वो आगे अपन डिटेल में पढ़ेंगे, एडेप्टर के रूप में। या यह कहीं पर स्ट्रक्चरल रोल भी प्ले करता है, कहीं पर क्या रोल प्ले करता है, स्ट्रक्चरल रोल भी प्ले करता है। और कहीं कहीं पर यह कैटालिटिक रोल भी प्ले करता है। और यहां पे आप सब जानते ही होंगे कैटालिटिक आरएनए जो होता है उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बेटा राइबोजाइम। क्या बोलते हैं बेटा, कैटालिटिक आरएनए को क्या बोला जाता है, राइबोजाइम बोला जाता है। ठीक है, तो बेटा इसके बाद अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं, सेंट्रल डॉग्मा को थोड़ा सा अपन देखते हैं। ठीक है, क्या होता है सेंट्रल डॉग्मा, क्या नहीं होता है, ध्यान से देखिएगा। तो मूल सिद्धांत है, हिंदी के अंदर बोलते हैं बेटा मूल सिद्धांत। हिंदी के अंदर तो क्या बोला जाता है, मूल सिद्धांत। इंग्लिश के अंदर लिखते हैं बेटा इसको सेंट्रल डॉग्मा। ध्यान से देखना, मूल सिद्धांत क्या है बेटा, मूल सिद्धांत दिया था एक वैज्ञानिक जिसका नाम था फ्रांसिस क्रिक। किसने दिया था बेटा, फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। ठीक है, ये मूल सिद्धांत क्या कहता है, ध्यान से देखना कि डीएनए जो है, डीएनए अपने जैसे नए अणु का निर्माण करता है। डीएनए अपने जैसे नए अणु का निर्माण करता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। इसको क्या बोलते हैं बेटा, प्रतिलिपिकरण। क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन या प्रतिलिपिकरण। ठीक है, डीएनए से आगे चलकर क्या बनता है बेटा, आरएनए बनता है। क्या बनता है, आरएनए। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांसक्रिप्शन, या इसी को बोलते हैं बेटा अनुलेखन। क्या बोलते हैं बेटा, अनुलेखन। ठीक है, और आरएनए से आगे चलकर क्या बनता है, आरएनए से आगे चलकर बनता है बेटा प्रोटीन। और यह क्रिया क्या कहलाती है, इसको बोलते हैं बेटा अनुवादन, या इसी को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। बेटा ये जो है डीएनए से आरएनए बनना, वापिस आरएनए से डीएनए भी बन सकता है। और ये जो है इसको बोलते हैं बेटा प्रति अनुलेखन। क्या बोलते हैं बेटा, प्रति अनुलेखन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं बेटा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो ये बेटा सेंट्रल डॉग्मा है, मूल सिद्धांत। ध्यान से देखिएगा क्या होता है कि डीएनए अपने जैसे नए डीएनए अणु का निर्माण करता है, उसी को बोलते हैं अपन प्रतिलिपिकरण या रेप्लिकेशन। और डीएनए से आगे चलकर जो है इंफॉर्मेशन आरएनए के रूप में आती है, उसको बोलते हैं अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से सूचनाएं आगे जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वह प्रोटीन के अंदर आती है, उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन या अनुवादन। आरएनए से वापस डीएनए भी बनता है, इसको बोलते हैं बेटा प्रति अनुलेखन या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। बेटा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की जो खोज है, ये एक वैज्ञानिक था, बहुत ही फेमस वैज्ञानिक, जिसका नाम है टेमिन। क्या नाम है बेटा, टेमिन। इसलिए इसी प्रोसेस को अपन लोग टेमिनिज्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, टेमिनिज्म। क्या बोलते हैं, टेमिनिज्म। ठीक है, अब देखते हैं बेटा आगे की तरफ बढ़ते हैं कि डीएनए के अंदर क्या क्या होता है, एक आरएनए के अंदर क्या क्या होता है, उसके बारे में अपन लोग आराम से डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखिएगा बेटा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि एक न्यूक्लिक अम्ल के अंदर होता क्या क्या है। ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक न्यूक्लिक एसिड
ठीक है। न्यूक्लिक एसिड का मतलब उसके अंदर दोनों ही हैं, डीएनए की भी बात करूंगा मैं और आरएनए की भी बात करूंगा, क्या क्या उसके अंदर होता है, ध्यान से देखना। तो बेटा एक न्यूक्लिक एसिड के अंदर बेसिकली 3 कंपोनेंट होते हैं। क्या होते हैं? 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट जो होता है न्यूक्लिक एसिड के अंदर उसको बोलते हैं बेटा नाइट्रोजिनस बेस। क्या बोलते हैं बेटा? नाइट्रोजिनस बेस, या हिंदी में इसको लिखते हैं बेटा नाइट्रोजन क्षार। क्या बोलते हैं बेटा? नाइट्रोजन क्षार। दूसरा जो घटक होता है, ठीक है, दूसरा घटक इसके अंदर होता है बेटा पेंटोज शुगर। क्या होता है बेटा? पेंटोज शुगर, 5 कार्बन युक्त शुगर, जिसके अंदर कितने कार्बन होते हैं बेटा? 5 कार्बन होते हैं। उसी को क्या बोलते हैं अपन लोग? पेंटोज शुगर। क्या बोलेंगे बेटा? पेंटोज शर्करा, पेंटोज शर्करा। और तीसरा जो होता है उसके अंदर होता है बेटा फॉस्फोरिक एसिड। क्या होता है बेटा? फॉस्फोरिक अम्ल। क्या होता है बेटा? फॉस्फोरिक अम्ल। 3 घटक होते हैं बेसिकली, ठीक है। कौन कौन से? एक होता है नाइट्रोजन बेस, दूसरा होता है बेटा पेंटोज शर्करा, और तीसरा क्या होता है बेटा? फॉस्फोरिक अम्ल। तो अपन देखते हैं बेटा कि नाइट्रोजन क्षार जो है वह कितने तरह के होते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन जो बेस है वह क्या होते हैं और कितने तरीके के होते हैं? बेटा बेसिकली डीएनए या आरएनए के अंदर 2 प्रकार के आपके नाइट्रोजन बेस होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक नाइट्रोजन बेस का नाम होता है बेटा प्यूरिन। क्या होता है? प्यूरिन। क्या होता है? प्यूरिन। और दूसरे नाइट्रोजन बेस का नाम होता है बेटा पायरामिडिन। क्या होता है बेटा? पायरामिडिन। बेटा प्यूरिन जो होते हैं वह 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? एक का नाम है बेटा एडिनिन, ठीक है, और दूसरे का नाम होता है बेटा ग्वेनिन। दूसरे का नाम क्या होता है? ग्वेनिन। एडिनिन को अपन कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, ग्वानिन को अपन कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। और पायरिमिडिन जो होते हैं ये होते हैं बेटा 3 प्रकार के। कौन कौन से? एक का नाम है बेटा थाइमिन, एक का नाम है थाइमिन जिसको कैपिटल टी से, एक का नाम है बेटा साइटोसिन, साइटोसिन जिसको कैपिटल सी से, और एक का नाम होता है बेटा यूरेसिल जिसको कैपिटल यू से डिनोट किया जाता है। क्या कह रहा हूं बेटा? नाइट्रोजन क्षार जो होता है वो बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्यूरिन और एक होते हैं बेटा पायरामिडिन। प्यूरिन 2 प्रकार के, एडिनिन एंड गुआनिन, जबकि पायरामिडिन जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, थाइमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। ध्यान से देखना बेटा, इसके अंदर जो यूरेसिल होता है यह केवल आरएनए के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? केवल आरएनए में, ठीक है, केवल आरएनए में होता है। जबकि जो थाइमिन होता है यह किस में होता है बेटा? डीएनए के अंदर पाया जाता है। अब देखना बेटा, डीएनए के अंदर या आरएनए के अंदर जो प्यूरिन है, जो प्यूरिन है वह हमेशा पिरामिडिन के साथ बॉन्ड बना के रहती है। प्यूरिन जो क्या करेगी? पायरामिडिन के साथ बॉन्ड बना के रहेगी। और ये बॉन्ड जो है ये बंद कौन सा होगा? ये बंद होगा बेटा आपके हाइड्रोजन बंद। कौन सा बंद होगा बेटा? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ये जितने भी प्यूरिन है ये प्यूरिन किनके साथ? इन पिरामिडिन के साथ हाइड्रोजन बंद बना के रहेगी। और जो एडिनिन है वह थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन, थाइमिन के साथ एडिनिन जो है वह थाइमिन, एक मिनट, एडिनिन जो है वह एडिनिन जो है, एडिनिन वह थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बंद बना के रहेगी। और जो ग्वेनिन है वह साइटोसिन के साथ, ग्वेनिन जो है वह साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बंद बना के रहती है, ठीक है। एडिनिन थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बंद बनाएगी और ग्वेनिन जो है वह साइटोसिन के साथ 3 बॉन्ड बनाएगी। अपन सब जानते हैं कि आरएनए के अंदर थाइमिन की जगह पर क्या होता है? आरएनए के अंदर थाइमिन की जगह पर यूरेसिल होता है। इसका मतलब एडिनिन जो है वह यूरेसिल के साथ भी बॉन्ड बनाती है। और कितने बॉन्ड बनाती है बेटा? ये बॉन्ड बनाती है 2 हाइड्रोजन बंद बनाती है। तो ये बेटा नाइट्रोजन क्षार के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं पेंटोज शर्करा के बारे में, ठीक है। पेंटोज शर्करा नेक्स्ट क्या होता है बेटा? पेंटोज शर्करा, ठीक है, पेंटोज शर्करा, ठीक है।
बेटा अपन सब जानते हैं, इतना अपन ने पढ़ा ही होगा कि शर्करा के अंदर कार्बन नंबर के आधार पर उनका अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे हेक्सोज शर्करा, उसके अंदर 6 कार्बन होते हैं। हेप्टोज शर्करा, उसके अंदर 7 होते हैं। टेट्रोज शर्करा, जिसके अंदर 4 कार्बन होते हैं। ट्रायोज शर्करा, जिसके अंदर 3 कार्बन होते हैं। तो पेंटोज शर्करा का मतलब क्या होता है कि पेंटोज शर्करा का मतलब इसके अंदर कितने कार्बन अणु होते हैं? इसके अंदर 5 कार्बन पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 5 कार्बन। अब देखना बेटा, ये जो पेंटोज शर्करा होती है, यह पेंटोज शर्करा 2 प्रकार की होती है। ये पेंटोज शर्करा 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक का नाम है बेटा राइबोज शर्करा। क्या नाम है बेटा? राइबोज। ठीक है। और एक का नाम है बेटा डी ऑक्सी राइबोज। डी ऑक्सी राइबोज। एक का नाम है राइबोज और एक का नाम है डी ऑक्सी राइबोज। 2 प्रकार की होती है। ठीक है, इसको अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। मैं न्यू बिल्कुल स्लाइड ले लेता हूं, इधर की तरफ मैं लिख लेता हूं राइबोज। ठीक है, इधर की तरफ लिख लेता हूं राइबोज और इधर की तरफ मैं लिख लेता हूं बेटा डी ऑक्सी राइबोज। ध्यान से देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स यहां से अच्छे क्वेश्चन बन के निकलते हैं। मैं बेटा राइबोज शर्करा जो होती है, पहली चीज तो कहता हूं कि यह किस में होती है बेटा? आरएनए में। किस में होती है बेटा? आरएनए में। जबकि डीऑक्सी राइबोज जो होती है वह किसके अंदर होती है? ये होती है बेटा आपके डीएनए के अंदर। किसके अंदर होती है? डीएनए के अंदर। बेटा मैं इसकी एक स्ट्रक्चर बनाता हूं पहले। ठीक है, ध्यान से देखना, इसकी स्ट्रक्चर अपन लोग डिस्कस करते हैं। देखो बेटा, इसकी राइबोज शर्करा की स्ट्रक्चर के अंदर ये ऐसी एक वलयाकार स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, और इस वलयाकार स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है, यहां पर H और यहां पर OH, यहां पर OH, यहां पर H, यहां पर OH, यहां पर H, यहां पर H और यहां पर CH2OH होता है। ठीक है, अगर अपन इसके अंदर कार्बन परमाणु का नंबरिंग करें तो यहां पर 1 नंबर कार्बन, यहां पर 2 नंबर कार्बन, यहां पर 3 नंबर कार्बन और यहां पर 4 नंबर कार्बन और यहां पर 5 नंबर कार्बन। बेटा ये है राइबोज की स्ट्रक्चर। अब मैं बना रहा हूं बेटा डीऑक्सी राइबोज की स्ट्रक्चर। ध्यान से देखना, डीऑक्सी राइबोज की स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है बेटा कि वही, ध्यान से देखना। ठीक है, यहां पर OH, यहां पर H, यहां पे अपन बाद में लिखूंगा, क्यों लिखेंगे बाद में बता देता हूं अभी। ये OH है, यहां पर H है, यहां पर H है और यहां पर है आपके CH2OH। ये बेटा 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर कार्बन, ये 3 नंबर कार्बन, ये 4 नंबर कार्बन और ये 5 नंबर कार्बन। ये बेटा राइबोज शर्करा की स्ट्रक्चर है और ये आपके है डीऑक्सी राइबोज। अब यहाँ पे बेटा मैं कुछ पहले 2-3 बातें आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखना। बेटा जो भी कोई भी अणु होता है उसकी जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी जो भी अणु होता है उसकी स्टेबिलिटी जो होती है वह रिएक्टिविटी के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। रिएक्टिविटी के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब जिसकी जितनी रिएक्टिविटी ज़्यादा उसकी उतनी ही जो होती है स्टेबिलिटी जो होती है वह कम होती है। ठीक है, रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी के अंदर ये आपके रिलेशन देखने को मिलता है। और जो स्टेबिलिटी, जो रिएक्टिविटी होती है, जो रिएक्टिविटी होती है, रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ऑक्सीजन एटम के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है बेटा? ऑक्सीजन एटम के। जितने ऑक्सीजन एटम ज्यादा उतनी रिएक्टिविटी ज्यादा, अगर उतनी रिएक्टिविटी ज्यादा तो उसकी स्टेबिलिटी उतनी क्या होती है? कम होती है। बेटा यहां पर थोड़ा सा ध्यान से देखना, इसके सेकंड नंबर कार्बन की अपन लोग बात करते हैं, सेकंड नंबर कार्बन के ऊपर। ठीक है, सेकंड नंबर कार्बन आप ध्यान से देखो कि यहां पर सेकंड नंबर कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, जबकि यहां पर जो होता है सेकंड नंबर कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सिल की जगह क्या होता है? केवल हाइड्रोजन होता है। ध्यान से देखना, सेकंड नंबर कार्बन के ऊपर यहां पर OH है और यहां पर क्या है? H है। तो बेटा एक्चुअली क्या होता है? एक्चुअली D, एक बायो के अंदर डी का मतलब होता है डिलीट हो जाना। बायो के अंदर डी का मतलब क्या होता है? डिलीट हो जाना। और ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन। अगर राइबोज शर्करा के सेकंड नंबर कार्बन से एक ऑक्सीजन को हटा दें तो जो शर्करा बनती है, जो शुगर बनती है, उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं? डीऑक्सी राइबोज। क्या बोलेंगे बेटा? डीऑक्सी राइबोज। तो यहां पर क्या होता है? अगर मैं बात करूं, ऑक्सीजन जो है वह ज्यादा है। बताइए, अगर ऑक्सीजन ज्यादा होगा तो रिएक्टिविटी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। क्या होगी? रिएक्टिविटी भी ज्यादा होगी। और अगर रिएक्टिविटी ज्यादा है
तो क्या होगा बेटा, स्टेबिलिटी जो होती है, स्टेबिलिटी जो होती है वह क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहां पर देखो, यहां पर ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन कम है। अगर ऑक्सीजन कम है तो रिएक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, तो रिएक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर रिएक्टिविटी कम है तो स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, मोर हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाया है, ध्यान रखना। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अधिकांश जीवों में डीएनए आनुवंशिक पदार्थ क्यों होता है, आरएनए क्यों नहीं होता। क्यों, क्योंकि डीएनए, उसका पहला रीजन है कि डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है और डीऑक्सीराइबोज शर्करा से ज्यादा स्थायी होती है। क्यों होती है, ध्यान से देखो बेटा, राइबोज शर्करा के सेकंड नंबर कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। आप ध्यान से देखो, यहां पर क्या है बेटा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, लेकिन यहां पर सेकंड नंबर पर क्या है, हाइड्रोजन है। तो यहां पर एक ऑक्सीजन कम हो गया, यहां पर क्या हुआ, एक ऑक्सीजन कम हो गया और यहां पर एक ऑक्सीजन बढ़ गया। ऑक्सीजन जितने ज्यादा होंगे वह स्ट्रक्चर ज्यादा रिएक्टिव होगी, और अगर रिएक्टिव ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम। इसलिए ये जो है यहां पर ऑक्सीजन ज्यादा है तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, रिएक्टिविटी ज्यादा होगी तो क्या होगा, स्टेबिलिटी कम होगी। और यहां पर ऑक्सीजन कम है तो इसकी रिएक्टिविटी कम होगी और स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसलिए अधिकांश जीवों के अंदर आरएनए की जगह डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ माना गया, रखा गया। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट तीसरी चीज और वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, तीसरी न्यूक्लिक एसिड के अंदर होता है बेटा आपके फॉस्फोरिक एसिड। क्या होता है, फॉस्फोरिक एसिड, या जिसको बोलते हैं बेटा H3PO4। ध्यान से देखना बेटा, H3PO4 यह एक अम्ल है, फॉस्फोरिक अम्ल। इस फॉस्फोरिक अम्ल के कारण डीएनए व आरएनए पर क्या पाया जाता है बेटा, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। क्या होता है बेटा, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, ऋणावेश पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा, ऋणावेश पाया जाता है डीएनए और आरएनए पर। फॉस्फोरिक अम्ल में उपस्थित फॉस्फेट समूह के कारण, में फॉस्फेट समूह के कारण क्या पाया जाता है बेटा, फॉस्फेट समूह के कारण डीएनए और आरएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, ऋणावेश प्रेजेंट होता है। तो ये बेटा बेसिकली अपन ने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी शुरू किया, जिसके अंदर आज अपन ने न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है उसके बारे में पढ़ा। न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। उसके बाद न्यूक्लिक अम्ल के मेन कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, नाइट्रोजन क्षार होता है, पेंटोज शर्करा होती है और फॉस्फोरिक अम्ल होती है, उसके बारे में पढ़ा। आगे अपन लोग पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है, एनसीईआरटी, बिल्कुल एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, आराम से पढ़ाई करिए, बहुत इजी है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। थैंक यू वेरी मच।